नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है जीके रिवीजन सीरीज़, जिसमें हम जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर कर रहे हैं। ना केवल एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं, साथ में मैं आपको पूरी थ्योरी बताते हुए चलता हूं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी वाला पोर्शन भी कवर हो जाए, प्रैक्टिस के साथ साथ आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो जाए। इससे आपको अलग से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौर्य साम्राज्य को हम पढ़ रहे थे। इसका पहला पार्ट हमने कल कवर किया, जो हिस्ट्री का 9वां पार्ट था, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य से पूछे गए प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में भी हम मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करेंगे और विशेष तौर पर मौर्य प्रशासन के बारे में बात करेंगे, इनके अधिकारियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा, कि जो मुद्रा विभाग होता है, टकसाल होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष कौन होता था। इस तरीके के अधिकारी और अध्यक्षों को लेकर क्वेश्चन बन जाता है। मौर्य कालीन करों के बारे में भी आपसे पूछे जाते हैं प्रश्न, तो वो प्रशासन को लेकर के, मौर्य साम्राज्य के बचे हुए क्वेश्चन को लेकर के हम आज के वीडियो में प्रश्नों को देखेंगे और अतिरिक्त तथ्यों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। देखिए, अशोक के कई सारे नाम हमें मिलते हैं, जिसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात करी थी। देवनाम प्रिय, प्रियदर्शी इसका सबसे प्रचलित नाम था, ठीक है। लेकिन कुछ अभिलेख इसके ऐसे हैं जिसमें हमें अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। तो ये कौन कौन से अभिलेख हैं, इसे आपको याद करना है। सही आंसर है जो इसका मास्की अभिलेख है, मास्की हो। इसके अलावा गुर्जरा, नेतरू, इन अभिलेखों में अशोक को अशोक नाम दिया गया है, ठीक है। यानी कि इसका वास्तविक नाम हमें किस में मिलता है, मास्की अभिलेख में, इसके अलावा गुर्जरा अभिलेख में, नेतरू अभिलेख में, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लेखित है। तो अभी हमने पढ़ा अशोक का नाम मास्की का लघु शिलालेख में उल्लेखित है। इसे आपको याद करना है, ठीक है। मास्की जो शिलालेख है, इसका जो ये अभिलेख है, इसमें अशोक को बुद्ध शाक्य भी बोला गया है, तो इसको भी याद करेंगे और इसी में इसे अशोक भी बोला गया है। जो भाब्रू अभिलेख है, इसमें अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, ठीक है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामों उल्लेख हुआ है। तो मैंने आपको 2-3 के नाम बताए, आपका मास्की, इसके अलावा गुर्जरा और इसके अलावा नेतरू। इनको याद करेंगे, क्योंकि कभी भी कुछ भी आपको दे सकता है। लेटेस्ट का ही है, लगभग 2015 का है, ज़्यादा पुराना नहीं है। और यहाँ पर गुर्जरा दिया है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, मास्की। दोनों को याद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अशोक का रुमनीदेयी स्तंभ लेख कहां से संबंधित है या किससे संबंधित है। देखिए, अशोक का हमें जो रुमनीदेयी स्तंभ लेख मिला है, ये आपके बुद्ध के जन्म से संबंधित है, ठीक है। इस अभिलेख में ये बताया गया है कि अशोक अपने राज्य अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गांव की यात्रा करता है। उस स्थान पर जाता है जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये जानकारी इसी अभिलेख से हमें मिलती है, तो इसे को आपको याद करना है। और जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जब हम क्वेश्चन को देख रहे थे हिस्ट्री में ही, वहां पर बताया था कि जब ये लुम्बिनी गांव में गया, और क्योंकि इस गांव में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, तो अशोक ने इस गांव को छूट प्रदान कर दी थी करों में, ठीक है। टैक्स फ्री कर दिया था गांव को। इसमें एक छोटा सा करेक्शन करना, 2 प्रकार के महत्वपूर्ण कर थे उस समय। एक था आपका भाग कर, जो भू राजस्व था, और एक था आपका बलि कर। ये एक प्रकार का धार्मिक कर था। धार्मिक कर उसने पूरी तरीके से माफ कर दिया था। भाग कर को उसने, जो पहले 1/6 लिया जाता था, यहां का उसने 1/8 कर दिया था, यानी कम कर दिया था। तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। 2 कर थे, बलि वाले को तो पूरी तरीके से माफ कर दिया था, ठीक है। भाग वाले को उसने, जो भू राजस्व था, उसे घटा दिया था। पहले आपको 6 में से 1 देना पड़ता था, अब आपको 8 में से 1 देना पड़ेगा, ठीक है। तो कम कर दिया। चलिए, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामों उल्लेख किया गया है, ये कहां से मिला है।
देखिए गुज्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये हमें मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिला है। मध्य प्रदेश में मिला है, क्वेश्चन ये यूपी में आया था। ठीक है, एक और हमने जिसकी बात करी वो था मास्की अभिलेख, इसमें भी अशोक नाम मिला है। मास्की अभिलेख हमें कर्नाटक से मिला है, इसे भी याद करेंगे। ठीक है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है, तो अशोक ने खुद को मगध का सम्राट किस में बताया? केवल एक में है जिसका नाम है भाबरू स्तंभ, इसे आपको याद करना है। देखिए एक है आपके अभिलेख, एक है आपके स्तंभ लेख, इनमें क्या डिफरेंस है? अभिलेख आपके वो होते हैं जहां पर पहाड़ी को काटकर, जैसे कोई बड़ा सा पत्थर है उसको डिजाइन करके उसी को समतल करा और उसी पर फिर कुछ उत्कीर्ण कर दिया, वो आपके अभिलेख होते हैं। स्तंभ लेख वो होते हैं जैसे मान लीजिए किसी पत्थर को, उसमें कुछ बातें लिखी और फिर उस जगह पे जाके उस पत्थर को वहां पर गाड़ दिया, वो स्तंभ लेख हैं। सारे के सारे लगभग एक ही हैं। ठीक है, अभिलेख यानी पत्थर वहीं पर था, उसकी कटिंग करके फिर आपने उसके ऊपर उत्कीर्ण कर दिया। स्तंभ लेख आपने अलग से पत्थर तैयार कराया, उसके ऊपर आपने अपने पूरे आदेश लिखे और फिर जगह जगहों पर उनको गाड़ दिया। ठीक है, जो भाबरू स्तंभ लेख है ये हमें राजस्थान से मिला है और इसी में, केवल इसी में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है कालसी प्रसिद्ध है। कालसी आप जानते हैं देहरादून के निकट है, देहरादून में आता है, उत्तराखंड के अंदर है और कालसी आपके अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। कालसी से हमें अशोक का शिलालेख मिला है। किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। और किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। किसने खोजा था? जॉन फॉरेस्ट ने खोजा था। कब खोजा था? 1860 में खोजा था। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहां मिली थी? तो कहां से मिली है? कालसी से मिली है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? कलिंग युद्ध से संबंधित कौन सा अभिलेख है अशोक का? अशोक का 13वां शिलालेख जो कलिंग युद्ध और उससे जो क्षति हुई है उसके बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष में, यानी अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, 261 ईसा पूर्व में अशोक कलिंग पर आक्रमण करता है। भीषण रक्तपात होता है, युद्ध अशोक जीत जाता है, लेकिन भीषण रक्तपात को देखकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ये सारी जानकारियां कहां हैं? 13वें शिलालेख में है। ठीक है, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है, लेटेस्ट का ही है। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से हमें मिलती है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? कौन सा ऐसा अभिलेख है अशोक का जो पूरी तरीके से धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है? वो है अशोक का शिलालेख 12। जो शिलालेख नंबर 12 है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, हमने शिलालेखों में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कल के वीडियो में देखा था। आपसे नंबर पूछे जाते हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। जो अशोक का 12वां शिलालेख है, इसमें अशोक सभी संप्रदाय के लोगों से अपील कर रहा है कि धार्मिक सहिष्णुता का पालन करना चाहिए और किसी भी धर्म का अनादर नहीं करना चाहिए। तो पूर्ण तौर पर धार्मिक सहिष्णुता के प्रति कौन सा शिलालेख है अशोक का? आपका 12वां नंबर, इसे आपको याद करना है। ठीक है, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो कौन सा गलत है यहां पर? देखिए, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये स्टेटमेंट सही है। अशोक के जो लेख मिले हैं उनके बारे में, ये अखंड हैं, ये भी सही है। ठीक है, वो जो बड़े पत्थर थे अशोक के द्वारा, उन्हीं को उसमें उत्कीर्ण कराया गया था। ठीक है, स्तंभों को शेफ्ट शुंडाकार है, तो ये भी इसका सही है। स्तंभों का जो शाफ्ट है, जो इनकी शाफ्ट है, वो शुंडाकार है। ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के
प्रस्तर रूप चित्र के साथ प्राण्यो अशोक लिखा गया है। प्राण्यो अशोक यानी कि राजा अशोक लिखा गया है। तो कहां से मिली है हमें ऐसी मूर्ति शिल्प? कंगनहल्ली से मिली है। कर्नाटक में यह पड़ता है, गुलबर्गा जो जिला है कर्नाटक का, वहां पे पड़ता है कंगनहल्ली। और यहां पे एक बौद्ध स्तूप है जहां पर अशोक का एक हमें मूर्ति शिल्प मिलती है जिसके नीचे लिखा गया है राजा अशोक। ठीक है, नेक्स्ट है और लेटेस्ट का क्वेश्चन है 2019 का। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें कौन कौन सम्मिलित हैं? संगम राज्य यानी कि जो सीमावर्ती राज्य थे अशोक के साम्राज्य में, उनके बारे में जानकारियां, यानी कि जो उसके पड़ोसी राज्य थे उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अशोक का जो दूसरा और 13वां शिलालेख है इसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, अशोक का दूसरा और 13वां शिलालेख समीपवर्ती राज्यों में कौन कौन शामिल थे? आपका चोल साम्राज्य था, पांड्य साम्राज्य था, इसके अलावा सतियापुत था, केरल पुत था और ताम्रपाणी जिसे हम श्रीलंका कहते हैं। ये सारे अशोक के समीपवर्ती राज्य थे जिसको उल्लेख किसमें किया गया है? दूसरे और 13वें शिलालेख में। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? तो देखिए, चोल के बारे में है, पांड्य के बारे में है, सत्यपुत के बारे में है, केरल पुत के बारे में है और ताम्रपाणी के बारे में है। सातवाहन बाद में आया था, इसके बारे में उल्लेख नहीं है। टॉलमी फिडिलियस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहां का शासक था? देखिए, टॉलमी फिलाडेसस की अगर हम बात करते हैं, ये आपके मिस्र का राजा था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अशोक का जो 13वां शिलालेख है वो हमें बताता है कि अशोक के 5 देशों के साथ, यानी कि जो 5 राज्य थे विदेशी, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। उसमें से मिस्र का था जो कि राजा जिसका नाम था टॉलमी फिलाडेल्फस। ठीक है, इसे तुर्मई भी बोला गया है, इसको लेकर भी क्वेश्चन बन जाता है। एक था आपके सीरिया का शासक जिसका नाम था एंटियोकस द्वितीय। एक था आपके मकदूनिया का शासक जिसका नाम था एंटिकोनस और एक था साइरोन का शासक जिसका नाम था मग। ठीक है, जो मग था ये कहां का शासक था? साइरोन का था। और एक और था जगह जिसका नाम था एपीरस। ठीक है, ये इसका शासक कौन था? एपीरस का शासक था अलेक्जेंडर। तो अशोक के 5 विदेशी जिनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे शासक कौन कौन थे? 4 ये हैं राज्य और 5वां राज्य था एपीरस। ठीक है, साइरोन का शासक, मिस्र का शासक, इनके शासक कौन कौन थे सब हमने यहां पर देखे। नेक्स्ट है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? तो जैसे मैंने आपको बोला, तुर्मय को ही यहां पर टॉलमी फिलिडेस बोला गया है। जो टॉलमी था, जो मिस्र का राजा था, उसी को अशोक के शिलालेखों में कहीं पर तुर्मय भी बोला गया है। कहां का राजा था? मिस्र का राजा था तुर्मय। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया, मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? अभी हमने बात कर दी, ये मौर्य वंश के थे, अशोक के थे, बिंदुसार के भी थे। हम जानते हैं सीरिया के शासक जो उस समय एंटियोकस था, अशोक के काल में तो एंटियोकस द्वितीय था। एंटियोकस ने ही बिंदुसार के दरबार में डिमेकस को भेजा था जो कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। तो इन सबके संबंध थे, मौर्य शासकों के संबंध थे दूर देशों के शासकों से। ठीक है, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो अशोक ने पशुओं के वध पर पाबंदी लगाई है, कौन से अभिलेख में या कौन से स्तंभ लेख में? देखिए, जो अशोक का पहला अभिलेख है जिसके बारे में हमने कल बात करी थी, इस अभिलेख में पशु बलि पर प्रतिबंध नहीं है, पशु बलि की यहां पर निंदा की गई है। ठीक है, इसको याद करेंगे। अशोक ने अपील करी है किसी को नहीं मारा जाना चाहिए। हमारा भी जो किचन है, पहले हम रोज के कई सैकड़ों जानवरों को मारते थे, लेकिन अब हम सिर्फ 3 जानवरों को मारते हैं, भविष्य में हम उनको भी नहीं मारेंगे। तो एक अपील की गई है। लेकिन जो अशोक का 5वां स्तंभ लेख है, इसमें उसने एक पूरी लिस्ट जारी की है कि आप किस किस जानवर को नहीं मार सकते, यानी कि पशु बलि पर प्रतिबंध यहां पर उसने लगाया है। उसमें उसने लिखता है कि आप जो तोता है, मैना है, इसके अलावा कछुआ, मछली, गिलहरी, हिरण, बैल, इनको आप नहीं मार सकते हैं। पहले वाले में पशु बलि की निंदा की गई है और 5वें वाले स्तंभ लेख में उसने प्रतिबंध लगाया है।
प्रतिबंध पूछा था तो हम 5वें को आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, कथन दिया है मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। कारण क्या दिया है? भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए कथन सही है, मौर्य काल के जो शासक थे इन्होंने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। धार्मिक आधार पर भूदान देने की जो हमें साक्ष्य मिलते हैं वो सातवाहन नरेशों के काल में मिलता है, जो मौर्य काल के बाद आएगा, तो ये वाला तो सही है। भूदान इसलिए नहीं दिया क्योंकि कृषकों ने विद्रोह किया, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। ऐसा कोई विद्रोह मौर्य काल का नहीं दिखता है जहां पर किसानों ने विद्रोह किया हो कि उनकी जमीनों को अनुदान में दिया जा रहा है, तो ये वाला कारण यहां पर गलत है। कथन सही है, मौर्य शासकों ने नहीं दिया, लेकिन कारण उसका जो दिया है वो गलत है। ठीक है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? देखिए मेगास्थनीज ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कल के वीडियो में भी हमने बात करी थी, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर का बीच युद्ध होता है 305 ईसा पूर्व में, जिसमें निकेटर हार जाता है। इसके बाद 304 ईसा पूर्व में वो अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को मौर्य के दरबार में भेजता है। मेगास्थनीज 304 से लेकर 299 ईसा पूर्व तक यहाँ पर रहता है, मौर्य दरबार में रहता है। मेगास्थनीज भारत आने वाला पहला राजदूत है, इसे भी आपको याद करेंगे। भारत के अपने जो इसके अनुभव थे, मौर्य साम्राज्य में ये रहा, तो इसने अपने सभी अनुभवों को एक किताब में लिखा है जिसे हम इंडिका कहते हैं। क्वेश्चन बनता है इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? क्योंकि ये मौर्य काल में रहा, तो मौर्य समाज के बारे में, मौर्य काल के बारे में जानकारी यहां से मिल जाती है। ठीक है। जो इंडिका है किस भाषा में लिखी गई है? इसने इसे ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा में लिखा है, और इसी इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि मौर्य काल का सबसे प्रामाणिक जो ग्रंथ माना जाता है वो इसी इंडिका को माना जाता है। इसे आपको याद करना है। ठीक है, चलिए, मेगास्थनीज किसका दूत था? अभी हमने पढ़ा मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, उसी के काल में भारत आया था। मेगास्थनीज को लेकर के एक क्वेश्चन आपको और याद करना है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोधा बोला है। एक तो ये याद करेंगे, ठीक है, इसने बताया कि मौर्य समाज काफी फैला हुआ था, इसकी राजधानी पोलीब्रोथा है। पोलीब्रोथा यानी पाटलिपुत्र को ये बताता है। ठीक है, एक और चीज आपको मेगास्थनीज के बारे में याद करनी है। क्वेश्चन बनाएगा आपसे कि इनमें से किसने कहा था कि भारत में लेखन कला का अभाव है? तो ये भी मेगास्थनीज ने कहा था कि भारत में लेखन कला का अभाव है। ठीक है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसने किया है? देखिए, मौर्य समाज को 7 वर्गों में बांटा है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से 7 श्रेणियां, 7 वर्ग इसने बताए थे? इसने बताया कि 7 वर्ग हैं, जिसमें आपका पहला वर्ग है दार्शनिक, फिर आते हैं कृषक, फिर आते हैं पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। तो इन 7 वर्गों में बांटा है मेगास्थनीज ने। ठीक है, एक और चीज, मेगास्थनीज ये कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, इसे भी याद करेंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, चाणक्य की रचना अर्थशास्त्र, और उसमें बताया गया है कि भारत में दास प्रथा थी। तो किसके अनुसार थी? चाणक्य के अनुसार। किसने मना किया? मेगास्थनीज ने मना किया। ठीक है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो अभी हमने देखा 7 श्रेणियों में इसने बांटा था। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है, तो किसमें है? मेगास्थनीज के इंडिका में है। ऑप्शन डी। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था?
देखिए, मौर्य काल में अगर कोई टैक्स की चोरी करता था उसे सीधा मृत्यु दंड दिया जाता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेगास्थनीज मौर्य समाज के बारे में जानकारी देता है। वो कहता है कि पाटलिपुत्र है जो मौर्य काल की राजधानी है, उसके नगर प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी देता है। पाटलिपुत्र के बारे में वो लिखता है कि नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की 6 समितियां बनाई गई हैं, जिसमें हर समिति में 5-5 सदस्य हैं। ये करती है नगर का प्रशासन, ठीक है। और जो चोरी करता है टैक्स की इस नगर के अंदर, उसे डायरेक्ट सम्राट के द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है। तो ये समितियां भी पूछी जाती हैं। कितनी समितियां थी? 6। कितने सदस्य थे हर समिति में? 5। टोटल कितने हैं? 30 सदस्य। और यही नगर का प्रशासन करते थे। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो अभी मैंने आपको बताया इंडिका में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण देता है मेगास्थनीज की इंडिका। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक आप बता देंगे इंडिका है। इंडिका के मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है। इंडिका का लेखक कौन था? वही क्वेश्चन है। देखिए कितनी बार आया है मेगास्थनीज। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है? देखिए कौन सा कार्य है जो मौर्य काल की जो नगर पालिका प्रशासन था उनका, वो भी करता था और आज की नगर पालिका भी करती है। सही आंसर है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, ठीक है। उस समय भी रखा जाता था और आज भी इसका हिसाब किताब रखा जाता है। मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि उन्होंने विकास किया था? तो मौर्य शासकों ने किसका विकास किया? उन्होंने संस्कृति और कला और साहित्य का विकास किया। उन्होंने प्रांतीय विभाजन, उन्होंने अपने पूरे साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था। 5 महत्वपूर्ण प्रांत हमें मिलते हैं मौर्य काल के। कौन कौन से हैं? एक आता है आपका उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। एक है अवंतीपथ, जिसकी राजधानी थी उज्जैन। एक था कलिंग, जिसकी राजधानी थी प्राच्यपथ। एक था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी थी स्वर्णगिरी। और एक था पूर्वी प्रदेश, जिसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र, जहां पे सम्राट खुद बैठता था। तो मौर्य काल में कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। प्रांतों को मौर्य काल में चक्र बोला जाता था, इसे भी याद करेंगे। हिंदुकुश तक साम्राज्य, तो जो हिंदुकुश का पर्वत है वहां तक मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। ये तीनों सही हैं। सोने के सिक्के मौर्य काल ने प्रचलित नहीं किए थे, ठीक है, मौर्य काल में नहीं थे। सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले जो इंडो यूनानी शासक थे, हिंद यूनानी शासक, वो निकालते हैं। भारत में सोने के सिक्के सबसे ज्यादा गुप्त साम्राज्य वाले निकालते हैं और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण राजा निकालते हैं। मौर्यों का इसमें योगदान नहीं है। भाग और बलि क्या थे? तो भाग और बलि इन दोनों के बारे में ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, ये राजस्व के स्रोत थे, ठीक है। भाग क्या था? हमने देखा एक भू राजस्व तरीके था, ठीक है, यानी कि एक तरीके का भू राजस्व था। जमीन से आप जो भी उगाएंगे उसका कुछ भाग आपको शासक को देना होता था, जो आमतौर पर 1/6 लिया जाता था। बलि क्या था? बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, धार्मिक भेंट के रूप में दिया जाने वाला था, ठीक है। तो इसको भी याद करेंगे। एक और चीज, और एक और, ये जो बलि है इसके बारे में जानकारी अशोक के अभिलेख से मिलती है, क्योंकि इसने फ्री कर दिया था लुम्बिनी को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टैक्सेस जो मौर्य काल के थे जो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पूछेगा जो सीता है किस प्रकार का कर था? सीता कर। देखिए जो राजकीय भूमि होती थी उस पे जो लगान वसूला जाता था, जो भू राजस्व वसूला जाता था, उसे सीता कहते थे। और आप भी जानते हैं जो कृषि भूमि होती थी मौर्य काल में उसे सीता भूमि भी कहा जाता था, ठीक है। तो सीता एक प्रकार का राजस्व कर था जो भूमि से लिया जाता था। एक और है विष्टि। विष्टि किस प्रकार का कर था मौर्य काल में? तो विष्टि बेगार के रूप में लिया जाता था, ठीक है, जो बेगार कराया जाता था, यानी कि बिना पैसे के काम करवाना, तो उसके रूप में जो लिया जाता था वो था विष्टि। और इसे बेगार के रूप में लेते थे, यानी कि हर व्यक्ति को बेगार देना होता था। एक था जिसका नाम ही कर था। ये किस प्रकार का था? देखिए जो बागानों से जो फूल फल होते थे उनका एक हिस्सा सम्राट को देना होता था, उसे कर बोला जाता था।
एक टैक्स था जिसका नाम था हिरण्य। इनको लिखते हुए चलें। हिरण्य क्या था? नगद के रूप में लिया जाने वाला कर था। ठीक है, नगद के रूप में लिया जाता था हिरण्य। इसके अलावा एक था प्रण्य। प्रण्य क्या था? संकट काल में लिया जाने वाला कर। आपको पूछेगा मौर्य काल में संकट काल के समय कौन सा टैक्स लिया जाता था? प्रणय कर लिया जाता था। ठीक है, एक आता है पिंड कर। पिंड कर क्या था? देखिए, कई सारे पिंड यानी गांवों पर सामूहिक टैक्स लगा दिया जाता था, उसे पिंड कर बोला जाता था। एक था आपका पार्श्व कर। पार्श्व कर क्या था? जब किसी व्यापारी को अधिक लाभ हो जाता था, जरूरत से ज्यादा लाभ हो जाता था, तो उसे फिर कुछ हिस्सा राजा को देना होता था, उसे पार्श्व कर बोला जाता था। तो व्यापारी को ज्यादा लाभ होने पर उससे कुछ टैक्स लिया जाता था, राजा को दिया जाता था, वह टैक्स उसको बोला जाता था पार्श्व कर। एक होता था आपका व्याजी कर। ये नॉर्मल व्यापारी होते थे उनसे लिया जाता था। ठीक है, ज्यादा लाभ हो जाएगा तो पार्श्व कर, और व्यापारियों से लिया जाने वाला था व्याजी कर। एक कर था जिसका नाम था वितीत कर। वितीत कर क्या था? मौर्य काल में पशुओं की रक्षा के बदले में जो टैक्स लिया जाता था उसे बोला जाता था वितीत कर। इसको याद करेंगे। एक था आपका परिहीनक कर। परिहीनक कर क्या था? राजकीय भूमि पर पशु हानि करने पर लिया जाने वाला जो जुर्माना होता था उसे परिहीनक बोला जाता था। तो ये मौर्य काल के कुछ इंपॉर्टेंट टैक्स थे जिसको आपको याद करना है। ठीक है, पूछे जाते हैं। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, किस अधिकारी के द्वारा एकत्रित किया जाता था? देखिए, भूमि कर की अगर हम बात करते हैं, हमने बात करी ना, भूमि से जो राजस्व लिया जाता था उसे सीता बोला जाता था। कौन लेगा? सीता अध्यक्ष लेगा। ठीक है, कृषि भूमि का जो मुख्य अधिकारी होगा सीता अध्यक्ष, वो इस कर को वसूल करता था। इसे आपको याद करना है। मौर्य काल में कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे जो पूछे जाते हैं कि कौन किस विभाग का या किस भाग का अध्यक्ष था, किस डिपार्टमेंट से संबंधित था। जैसे देखिए, आबकारी विभाग का अध्यक्ष को क्या बोला जाता था? यह क्वेश्चन बना है कि टकसाल का अध्यक्ष कौन होता था, तो इनको आप लिख लीजिए, आपको बहुत कम बुक्स में यह जानकारी मिलेगी। देखिए, जो आबकारी विभाग होता था उसके अध्यक्ष को सुरा अध्यक्ष बोला जाता था। लास्ट में आप ये अध्यक्ष खुद से लगा देना। जो आबकारी विभाग होता था उसके अध्यक्ष को सुरा अध्यक्ष बोला जाता था। जो आपका पासपोर्ट विभाग होता था उस समय, ठीक है, राजकीय चिन्ह हो गया, मुद्रा हो गया, पासपोर्ट विभाग, इसके अध्यक्ष को मुद्रा अध्यक्ष बोला जाता था। इसको याद करेंगे। एक होता था आपका जो जुर्माने से संबंधित जो विभाग को संभालेगा, यानी कि जहां पर भी कोई कानून तोड़ेगा उस पर जुर्माना लगेगा, उसे बोला जाता था शुल्का अध्यक्ष। ठीक है, जो यहां पर लिखा है हमने बी में। इसके बाद एक आता था टकसाल का अध्यक्ष। ये पेपर में पूछा गया था। तो मौर्य काल में जो टकसाल होती थी उसके अध्यक्ष को लक्षणा अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, लक्षणा अध्यक्ष, इसे आपको याद करना है। राजकीय भूमि का कौन होता था? हमने ऊपर देखा, सीता अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा जो कोष्ठागार होता था, कोष्ठागार का अध्यक्ष कहलाता था स्वर्ण अध्यक्ष। ठीक है, नमक विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो नमक विभाग का अध्यक्ष होता था लवण अध्यक्ष। ठीक है, इसके अलावा जो पशु विभाग का अध्यक्ष होता था, जिसे पशु निरीक्षक बोलते थे, ये कौन होता था? ये होता था नवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष कौन था? पशु विभाग का अध्यक्ष। ठीक है, चारागाहों का अध्यक्ष कौन होता था? चारागाहों का अध्यक्ष होता था विविता अध्यक्ष। कसाई खाने का अध्यक्ष कौन होता था? मौर्य काल में कसाई खाने का अध्यक्ष होता था सुना अध्यक्ष। ठीक है, इसको याद करेंगे। जो आपका वनों से संबंधित काम करता था, वनों से संबंधित कार्यों को देखता था, उसे बोलते थे कुण्य अध्यक्ष। इसको याद करेंगे। अस्त्र शस्त्र जहां पे बनते थे उस कारखाने का जो अध्यक्ष होता था उसे आयुधा अध्यक्ष बोला जाता था। ठीक है, आयुधा पीछे अध्यक्ष। ठीक है, इसको याद करेंगे। नाप तौल तराजू, इस विभाग का जो अध्यक्ष होता था उसे पोतवा अध्यक्ष बोला जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष जो आपको याद करने हैं, पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है।
तो मौर्य काल में सीता से संबंधित है आपकी राजकीय भूमि से जो आय प्राप्त होती है, यानी जो राजस्व है उसे बोला जाता था सीता। ठीक है, कृषि भूमि हो गई वही जो राजकीय भूमि है जिससे टैक्स लिया जाएगा, उसके अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष, और जो आय आ गई उसे बोलेंगे सीता। ठीक है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अब हमने ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट विभागों के अध्यक्ष देखे, अब कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी भी होते थे मंत्री परिषद के अंदर। ठीक है, मंत्री अलग हो गए, अधिकारी अलग हो गए। अब कुछ मंत्री भी होते थे, उनके नाम आपसे पूछे जाते हैं, प्रमुख अधिकारी। जैसे राजस्व इकट्ठा करने का जो मेन काम होता था वो समाहर्ता का होता था। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा जाता है। इसके अलावा आपको पूछेगा सिक्कों की जांच करने वाले जो विभाग होता था उसका मंत्री कौन होता था? तो वो होता था रूपदर्शक। रूपदर्शक कौन होता था? सिक्कों की जांचकर्ता प्रधान होता था। टकसाल का हमने अध्यक्ष देखा, कौन होता था टकसाल का अध्यक्ष? अभी हमने बात करी लक्षणा अध्यक्ष। टकसाल का प्रमुख अधिकारी अगर आपसे पूछेगा तो वो होता था सौवर्णिक। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। ठीक है, एक तरीके से आप मान लीजिए अध्यक्ष कौन है? लक्षणा अध्यक्ष। मंत्री कौन है? सौवर्णिक है। इसे भी आपको याद करना है। जो समहर्ता होता था राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित होता था। इसके अलावा कर निर्धारण का भी सर्वोच्च अधिकारी समहर्ता होता था। ठीक है, इसे भी आपको याद करना है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी होता था? तभी हमने ऊपर बात करी जो पोतवा अध्यक्ष होता था ये आपके तौल माप से संबंधित होता था। तो इसे आपको याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जो पणिया अध्यक्ष होता था ये आपका जो राजकीय व्यवसाय है उसका अध्यक्ष होता था। सुना अध्यक्ष हमने बात करी अभी ऊपर कसाई खाने का होता था। सीता अध्यक्ष हमने बात करी राजकीय भूमि का होता था। मौर्य काल में एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? एग्रोनोमोई की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्य काम था मार्ग निर्माण का। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंकोदकसनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। कब लिया जाता था ये जुर्माना? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जुर्माना अगर कोई व्यक्ति सड़क पर कीचड़ फैलाए तो उससे इस जुर्माने को लिया जाता था। ठीक है, लिया जाने वाला जुर्माना था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे फेमस जो केंद्र था वो तक्षशिला था। जो चाणक्य था वो भी यहीं पढ़ाई करता था और बाद में यहीं पढ़ाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौन कौन से न्यायालय मौर्य काल में थे कौटिल्य के अनुसार? तो यहाँ पर केवल 2 न्यायालय थे। कौन कौन से? एक था धर्मस्थ्य और एक था कंठक शोधन। ठीक है, धर्मस्थ न्यायालय जो दीवानी न्यायालय होता था, कंठक शोधन आपका फौजदारी न्यायालय होता था। इनको याद करेंगे। नेक्स्ट है गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये किया था द्रविड़ों के द्वारा। ठीक है, जो गांवों का शासन है उनमें स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से उनको रन करने का जो शुरुआत करी थी ये द्रविड़ भारत जो दक्षिण भारत के शासक थे, और खास तौर पर नाम आता है चोल साम्राज्य। ठीक है, जो स्वशासी पंचायत व्यवस्था है चोलों के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा परित्याग पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? यानी अगर कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है और वह पत्नी तलाक के योग्य है, यानी कि तलाक वो ले सकती है, उसको यह अनुमति है, किस में दी गई है? तो यह अनुमति उसे अर्थशास्त्र में दी गई है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे भी आपको याद करना है कि अगर ये डायरेक्ट आपको सिर्फ इतना याद करना है, महिलाओं को तलाक की अनुमति भी थी, किस में बोला है? अर्थशास्त्र में बताया गया है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस में पुनर्विवाह वर्जित है? तो किस ग्रंथ में पुनर्विवाह को पूरी तरीके से वर्जित किया गया है? मनुस्मृति में किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आपको याद करना है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था?
देखिए, विदेशियों को भारतीय समाज में मनु के द्वारा जो सामाजिक स्तर दिया गया वो था व्रतीय क्षत्रियों का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति ने किसी ना किसी समय भारत आए हैं। देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई ना कोई आपके किसी ना किसी समय में, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी ना किसी समय आए हैं, उनका सही कला अनुक्रम हमें लगाना है। देखिए, इनमें से सबसे पहले कौन आया था भारत? सबसे पहले आया था मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। ठीक है, 304 ईसा पूर्व के समय में आया था, ईसा पूर्व में। दूसरे नंबर पे कौन आया मेगास्थनीज के बाद? मेगास्थनीज के बाद आया फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, जो गुप्त साम्राज्य था उसके काल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था जिसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोला जाता है, उसके दरबार में फाहियान आया था। ये लगभग 399 के आसपास आया, 414 तक रहा। तीसरे नंबर पे आया हुएनसांग। ठीक है, आप सभी जानते हैं हर्षवर्धन के काल में आया, 629 के करीब आया, 643 तक रहा। और फिर आया इत्सिंग, ये आपके लगभग 673 में आया था और 695 तक ये भारत में रहा। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? 3, 1 और 4, 2। 3, 1, 4, 2 ऑप्शन बी सही आंसर है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो आखिरी मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, जिसकी हत्या इसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग कर देता है 184 ईसा पूर्व में और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वो कौन था? देखिए, गुजरात में गिरनार झील का निर्माण सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। बाद में इसका जीर्णोद्धार अशोक ने भी करवाया, रुद्रदमन ने भी करवाया, स्कंदगुप्त ने भी करवाया, लेकिन सबसे पहले निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो चंद्रगुप्त और अशोक यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है, ठीक है, और अशोक यानी उसके पोते की बात हो रही है। दोनों का उल्लेख किया गया है, जो आपका रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है इसमें किया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह अभिलेख जो शक राजा था रुद्रदमन इसका है और इसी में बताया गया है अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो किस में पाया जाता है अशोक का अभिलेख भी? जूनागढ़ के अभिलेख में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, किसका है? रुद्रदमन का। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? देखिए, बराबर की पहाड़ियों की अगर हम बात करते हैं, ये आपके पटना के निकट स्थित हैं। बिहार में जो जिला है गया, उसके निकट स्थित हैं बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाएं हैं, बिल्कुल सही है। 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं, ये भी सही है। 4 में से 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं और एक दीवार पर जो मौखरी राजा था अनंत वर्मन, उसका लेख हमें मिलता है। ठीक है, और जो वो एक गुफा है उसे वैष्णव गुफा कहते हैं। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक के द्वारा आजीविकों के लिए करवाया गया था। ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ये आपके 600 बीसी के नहीं हैं, 600 ईसा पूर्व के नहीं हैं, 300 ईसा पूर्व के करीब के हैं जब अशोक का शासन था। ठीक है, आप जानते हैं 272 में वो राजा बना था, तो ये तब के हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यानी यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? मौर्य काल की हमें एक मूर्ति मिली है जो कि मणिभद्र यानी यक्ष के नाम से मिली है और यह मूर्ति हमें मथुरा के परखम से मिली है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मौर्य काल का इसको माना जाता है, इसे आपको याद करना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा जीके रिवीजन सीरीज का। आज हमने हिस्ट्री का 10वां पार्ट कवर किया और मौर्य साम्राज्य को हमने कंप्लीट कर दिया। मौर्य साम्राज्य में राजाओं की बात करी, उनके प्रशासन की बात करी, अभिलेखों की बात करी, सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।